नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का ये YouTube चैनल जो वीडियो मैंने तैयार किया है, मैं कर रही हूँ, ये BA पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड से संबंधित है और उसका टॉपिक है राज्य सचिवालय, उसके गठन एवं कार्य। विद्यार्थियों, एक और भी कुछ मैं बात करना चाह रही थी आपसे। काफ़ी लंबा समय हो गया है आप लोगों को अपने चैप्टर्स सुनने का, समझने का, क्योंकि महाविद्यालय में परीक्षाएं चल रही थी और उसके इतने अधिक व्यस्तता होने के कारण नए नए और लेक्चर्स आपको नहीं दिए जा सके। तो उम्मीद है आपको पहले जो वीडियो लेक्चर्स भेजे गए हैं उसको आपने सुना होगा, समझा होगा, और अब फिर से एक बार फिर प्रारंभ हो रहा है और आपको प्रति सप्ताह कुछ न कुछ पढ़ने का, सुनने का, जैसे PDF भी, वीडियो लेक्चर भी टाइम टू टाइम अब मिलता रहेगा। अब आप लोग अध्ययन में जुड़ जाइए और आपके यदि कोई प्रश्न हो, कुछ ऐसे टॉपिक्स हों जो आपको समझ में नहीं आया हो, जो कि पढ़ाया जा चुका है, आपको समझाया जा चुका है, तो आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में जा कर के आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको और कौन सा टॉपिक समझना है। चलिए बच्चों, आज फिर स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है राज्य सचिवालय। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि राज्य सचिवालय कहते किसको है। राज्य आप तो जानते ही हैं कि हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें कि राज्य और केंद्र के द्वारा शासन एवं प्रशासन संचालित किया जाता है। राज्य की अपनी अलग विषय हैं जो कि राज्य सूची के अंतर्गत दर्शाए गए विषयों से संबंधित विषयों पर अपना शासन एवं प्रशासन संचालित करता है। दूसरा शब्द जो इस पे जुड़ा हुआ है सचिवालय। सचिवालय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सचिव प्लस आलय। संधि विच्छेद करें अगर हम, तो ये दो शब्द हैं, सचिव प्लस आलय, उसको ही सचिवालय कहा जाता है। तो ये एक ऐसा कार्यालय है जहाँ पर कि सचिव के कार्यालय होते हैं। और राज्य शासन सचिवालय का अगर हम एक संक्षिप्त रूप में अगर बताने का प्रयास करें तो ये कह सकते हैं कि राज्य शासन सचिवालय वह स्थान है जहाँ से शासन व प्रशासन के सत्ता सूत्रों का संचालन होता है। यह नीति निर्माता के रूप में राजनैतिक नेतृत्व तथा नीति क्रियान्वयन के रूप में लोक सेवकों की संयुक्त कार्यस्थली है। यहीं नीतियाँ तथा कार्यक्रम आकार लेते हैं और यहीं से उनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सिर्फ प्रशासनिक अधिकारीगण ही नहीं, राजनैतिक अधिकारीगण भी होते हैं। राजनीतिक स्तर के मंत्रीगण होते हैं जो कि विभिन्न विभागों की विभागाध्यक्ष होते हैं। और ये सभी जो विभागाध्यक्ष होते हैं, जो सभी विभागों के राजनीतिक मुखिया होते हैं, उनका कार्यालय होता है और उनके अधीनस्थ उनके सचिव होते हैं जो कि उस संबंधित विभाग से संबंधित दायित्वों का निर्वहन करते हैं। और प्रशासनिक रूप में उनके जो सचिव होते हैं वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो कि उस विभाग से संबंधित समस्त दायित्वों का निर्वहन करते हैं। जैसे नीति निर्माण अगर करना है तो उसके प्रारूप बनाने का कार्य संबंधित विभाग का जो सचिव है वो करता है। और राजनीतिक स्तर के जो मंत्री होते हैं उनकी अधीनस्था में ही सचिव के द्वारा कार्य किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वो स्थान है जहाँ पर नीतियों का प्रारूप तैयार होता है, एक आकार लेता है और उसको जब विधायिका के द्वारा स्वीकृति मिल जाती है तो वे उसको क्रियान्वित करने का दायित्व भी यहीं से निर्वहित किया जाता है। अब हम इसके गठन की बात अगर हम करें तो ये है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक शासन सचिवालय होता है और विभिन्न विभागों में बटा होता है। इसके सर्वोच्च जो अधिकारी होते हैं वो राजनीतिक स्तर के मंत्री होते हैं। और पूर्ण रूप से सचिवालय का अगर मुखिया की बात करें तो सर्वोच्च जो राज्य सचिवालय का सर्वोच्च राजनीतिक स्तर का अधिकारी होता है वो होता है उस राज्य का मुख्यमंत्री। और इसमें जो प्रशासनिक मुखिया होता है उसे मुख्य सचिव के नाम से संबोधित किया जाता है।
तो इससे जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि राजनीतिक स्तर के जो भी कैबिनेट स्तरीय मंत्री होते हैं विभागों के मुखिया होते हैं, और कई बार जो राज्य मंत्री स्तर के जो मंत्री होते हैं उन्हें भी विभाग सौंपे जाते हैं, वो अपने विभागों का दायित्व निर्वहित करते हैं। राज्य मंत्री कई बार कैबिनेट स्तर के मंत्री के साथ संबद्ध होते हैं, तो कई बार स्वतंत्र रूप से अपने विभागों का दायित्व भी निर्वहित करते हैं। और इसी तरह से कुछ विभाग में उपमंत्री भी होते हैं और उनके पास उपमंत्री के अधीनस्थ विभाग संचालित किए जाते हैं, और उनके पास सामान्यतः ये देखने में आता है कि स्वतंत्र प्रभार नहीं होता। वो राजनीतिक स्तर के जो मंत्रीगण होते हैं, कैबिनेट स्तरीय या राज्य स्तरीय मंत्री होते हैं, उनकी अधीनस्थता में ही इनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। और इसके अलावा जो मुख्य सचिव होते हैं, सामान्यतः ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। ये राज्य प्रशासन का हम कह सकते हैं कि ये मुख्य समन्वयकर्ता होते हैं तथा राज्य के संपूर्ण प्रशासन के लिए जवाबदेह होते हैं। ये विभिन्न विभागों के जो कार्य होते हैं उनके मध्य समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं। और ये दो विभागों के सचिव भी होते हैं, जैसे सामान्य प्रशासन विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल के पास जाने वाली जो समस्त फाइलें हैं वो मुख्य सचिव के माध्यम से ही जाती हैं। मुख्य सचिव के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पद होता है वो अतिरिक्त मुख्य सचिव को आता है, जो कि मुख्य सचिव के समान वेतन प्राप्त करता है और उसी के स्तर का होता है। और इसके अलावा राज्य सचिवालय में विभिन्न विभागों के कार्यालय होते हैं और विभागों की संख्या जो है समय एवं आवश्यकता के अनुसार ये परिवर्तित होती रहती हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने PDF में भेजा है उसमें भी वर्णन है, और लेकिन फिर भी मैं आपको एक संक्षिप्त रूप में बता दूं। इसमें जो विभाग हैं उनमें प्रमुख हैं आयोजना विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, NIC कंप्यूटर विभाग, कृषि विभाग, कार्मिक विभाग, और खान विभाग, खाद्य आपूर्ति, रसद विभाग होते हैं, खेलकूद, युवा मामले, गृह विभाग और गृह अभियोजन विभाग और गृह विभाग, ये दोनों अलग अलग हैं। और नेक्स्ट आ जाता है ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और निर्वाचन। मतलब इस तरह से कई विभाग हैं। उन विभागों के अंतर्गत राज्य प्रशासन को पूरा विभाजित किया गया है, जिससे कि सभी विभागों के माध्यम से कार्यों को संपन्न किया जा सके। और जो प्रत्येक विभाग हैं उनकी संगठनात्मक अगर संरचना की हम बात करें तो सामान्यतः ये संगठन समान प्रकृति के ही होते हैं। इनके पदों की संख्या में भिन्नता हो सकती है, लेकिन इनका संगठन मुख्य रूप से समानता ही होती है इनके संगठन में। और प्रत्येक विभाग का जो मुखिया होता है वो राजनीतिक स्तर का मंत्री होता है। उसके नीचे अगर कैबिनेट स्तरीय मंत्री के अधीनस्थ उस विभाग का गठन किया गया है तो उसके नीचे राज्य स्तर के मंत्री या उपमंत्रियों को भी उस विभाग में सम्मिलित किया जा सकता है। ये विभाग के इम्पोर्टेंस के आधार पर डिसाइड किया जाता है। और इसके बाद जो प्रशासनिक संगठन आता है ये ऊपर का, जिसमें कि मंत्री, संबंधित विभाग का मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव होते हैं। इनके नीचे प्रशासनिक अधिकारियों का पूरा एक ढांचा होता है जिनके द्वारा कि समस्त दायित्वों को क्रियान्वित किया जाता है। तो राजनीतिक स्तर का संगठन होता है और उसके नीचे फिर प्रशासनिक स्तर का संगठन होता है। और इस प्रशासनिक स्तर के संगठन में सबसे उसका जो मुखिया होता है वो प्रमुख शासन सचिव कहलाता है। और ये शासन सचिव एक अथवा दो या दो से अधिक विभागों के मुखिया भी हो सकते हैं। प्रमुख शासन सचिव तथा शासन सचिव के वेतनमानों में थोड़ा अंतर होता है। उनके अधिकारों उत्तरदायित्वों में कोई विशेष अंतर नहीं होता, लेकिन उनके जो वेतनमान हैं उनमें अंतर होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक सचिव दो या उससे अधिक मंत्रियों के अधीन भी कार्य करते हैं। कभी कभी एक मंत्री के अधीन एक से अधिक सचिव भी काम करते हैं। ये सब विभाग के दायित्वों पर निर्भर करता है। कुछ विभागों में विशिष्ट शासन सचिव होते हैं जो प्रमुख शासन सचिव या शासन सचिव के अधीन होते हैं। सामान्यतः इस स्तर का एक ही पद एक विभाग में होता है, लेकिन कुछ विभागों में इस स्तर के दो पद भी होते हैं। और पद सोपानक श्रृंखला की अगर हम बात करें तो उसमें निम्न सीढ़ी पर उप सचिव के पद भी होते हैं। ये 5 प्रकार की सेवाओं के होते हैं, जैसे भारतीय
प्रशासनिक सेवा के हो सकते हैं, वन सेवा के, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, और इस तरह से कई विभागों के हो सकते हैं। एक विभाग में एक से अधिक सेवाओं के उपसचिव हो सकते हैं, जैसे गृह तथा वित्त विभाग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये प्रमुख विभाग हैं जिनके द्वारा कि विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक और विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। और इसके बाद उप सचिव के बाद जो है सहायक सचिव के पद आते हैं, जिसके अधिकारी सामान्यतः राजस्थान सचिवालय सेवा के सदस्य होते हैं। और उसके पश्चात अनुभाग अधिकारी जो कि राजपत्रित होते हैं तथा राजस्थान सचिवालय सेवा के माध्यम से पद ग्रहण करते हैं। और इसके बाद वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, चतुर्श्रेणी कर्मचारी वगैरह होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनका जो संगठन होता है वो काफ़ी विस्तृत होते हैं। और अगर हम राजस्थान के राज्य सचिवालय की हम बात करें तो इस शासन सचिवालय की स्थापना 1949 में की गई थी, 1949 में की गई थी। और इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। और संगठन जैसा कि मैंने आपको समझाया उसी प्रकार से इस राज्य सचिवालय का संगठन है। इसमें राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं जो कि उपर्युक्त स्तरों पर होते हैं, और उनके नीचे प्रशासनिक अधिकारी गण होते हैं। जैसे राजनीतिक पदाधिकारी की अगर हम बात करें तो प्रत्येक विभाग, ये प्रमुख रूप से जो हम सचिवालय के संगठन की बात करते हैं तो उसका मुखिया राजनीतिक स्तर का मुख्यमंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तरीय मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, उनके नीचे उपमंत्री और संसदीय सचिव होते हैं। इनके बाद फिर आता है इनका प्रशासनिक संगठन, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक पदाधिकारी गण आते हैं, जिनमें मुख्य सचिव होते हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, उनके सचिव, विशिष्ट सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सहायक और वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग। ये एक राज्य सचिवालय का संगठन है। और इसके बाद प्रत्येक विभाग का अपना संगठन होता है, जिसके बारे में कि मैंने आपको अभी स्पष्ट किया, इससे पहले बता दिया है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो संगठन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम आते हैं कि आखिर इस शासन सचिवालय के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो राज्य सचिवालय तो विभिन्न प्रकार के राज्य प्रशासन व्यवस्था को संचालित करने का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, एक महत्वपूर्ण कार्यालय है जिसके द्वारा कि अपनी भूमिका का निर्वाह किया जाता है। तो ये अगर देखा जाए तो इसका प्रमुख जो कार्य है वो ये है कि राज्यपाल तथा राजनीतिक कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद सहित मुख्यमंत्री जो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो उनमें सहायता प्रदान करने का कार्य इस सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है। सचिवालय ही मंत्रिपरिषद को नीति निर्माण में सहायता करता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सूचना, आंकड़े और अन्य जो शोध कार्य करना होता है वो इस सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है और इन्हीं के द्वारा प्रारूप तैयार किए जाते हैं। और अब हम प्रयास करते हैं विभिन्न प्रकार के बिंदुओं के माध्यम से हम ये प्रयास करेंगे कि इसकी शासन सचिवालय की जो भूमिका है एवं कार्य हैं उनको स्पष्ट किया जा सके। तो पहले तो ये भूमिका है कि नीति निर्माण से संबंधित समस्त कार्यों को करने का कार्य सचिवालय का होता है। यही नई नीतियाँ बनती हैं, पुरानों में संशोधन किया जाता है और जो कुछ अनावश्यक हैं या समय के साथ वो पुरानी पड़ गई हैं और जिनकी अब वर्तमान में आवश्यकता नहीं है उसे समाप्त करने का भी कार्य इस सचिवालय के द्वारा किया जाता है। दूसरा प्रमुख कार्य होता है सूचना संग्रहण से संबंधित कार्य और उनका सूचना, कोई भी नीति या योजना बनानी है तो उसके लिए सूचनाओं का संग्रह करती हैं, सचिवालय द्वारा किया जाता है। उनका वर्गीकरण किया, उनका विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक बिंदु के क्या लाभ और हानि होंगी उनके बारे में यहाँ पर पूरा डिस्कशन किया जाता है। इस सचिवालय का जो राज्य सचिवालय है उसका अगला प्रमुख कार्य आ जाता है समन्वय से संबंधित। चूँकि ये सचिवालय है और राज्य सचिवालय है और यहीं से पूरे राज्य का शासन एवं प्रशासन संचालित किया जाता है, तो विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय की स्थापना करना, किसी प्रकार के कार्यों का दोहराव ना हो और वित्तीय अपव्यय ना हो, इसको सब रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है इस राज्य सचिवालय का कि विभिन्न विभागों की गतिविधियों के मध्य समन्वय की स्थापना करना। इसके बाद नेक्स्ट जो बिंदु हम ले सकते हैं वह है नियम निर्माण व नियंत्रण। इस राज्य सचिवालय के द्वारा जो
विधि है या जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उनके अनुसार नियम विनियम निर्माण करने का कार्य भी इस सचिवालय के द्वारा ही निर्वहित किया जाता है। और उसके पश्चात अगला बिंदु हम लेते हैं विधायी दायित्व से संबंधित। राज्य सरकार के जो शासन प्रशासन संबंधित विधानसभा में जो भी प्रश्न उठाए जाते हैं उनका जवाब भी इस सचिवालय के द्वारा ही तैयार किया जाता है। और कार्मिक प्रशासन से संबंधित जो कार्य हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लोक सेवकों की भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण, ये सब जो विषय हैं उनमें नीतियों और पद्धतियां जो तय करने का कार्य है उनका वो भी दायित्व इस राज्य सचिवालय के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। नए पदों का सृजन, अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति, त्यागपत्र, विशेष वेतन भत्ते, इन सब से संबंधित जो भी विषय हैं वो राज्य सचिवालय के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इसके बाद अगला जो बिंदु है वो आ जाता है वित्त संबंधित कार्य। तो सचिवालय में वित्त विभाग की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बजट निर्माण करना और पूर्व में विभिन्न विभागों से जो प्राप्त आय व्यय के अनुमान हैं उनका अध्ययन करना, संशोधन करना इसी विभाग का दायित्व है। और विधानसभा में जब इस संबंध में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उन प्रश्नों को उत्तर भी यहाँ तैयार किए जाते हैं। अब अगला बिंदु आता है सामान्य प्रशासन। सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत समस्त सरकारी संपदा आती है और सरकारी आवास और इसके अलावा जैसे विश्राम गृह, वाहन आदि इसी विभाग के क्षेत्राधिकार में है, इनसे संबंधित दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कार्य और है जिसमें कि राज्य सचिवालय के द्वारा अपनी भूमिका का निर्वहन किया जाता है, वह है केंद्र तथा अन्य राज्यों से संबंधित दायित्व। केंद्र सरकार से जो मिलने वाली समस्त प्रकार की आर्थिक सुविधाएं हैं तथा अन्य निर्देश सचिवालय के द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं। राज्य के अन्य राज्यों के साथ मामले जैसे जल वितरण, सीमा निर्धारण, पर्यावरण सुरक्षा, तस्करी नियंत्रण आदि संबंधित मामले भी निपटाने का कार्य इसमें आता है, जिसमें कि मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनको इस भूमिका के निर्वहन में सहयोग प्रदान करने का कार्य इस सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है। अगला जो कार्य आता है प्रशासनिक नेतृत्व से संबंधित। वस्तुतः अगर देखें, व्यवहारिक रूप में देखें तो सचिवालय राज्य के संपूर्ण प्रशासन को नेतृत्व, मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करता है, नियंत्रण और निरीक्षण करता है कि जो भी नीतियाँ योजना बनाई गई हैं वो क्रियान्वित की जा रही हैं अथवा नहीं की जा रही हैं। अब हम अगले बिंदु पे आते हैं राज्य सचिवालय के आंतरिक कार्य प्रणाली पर। संविधान के अनुच्छेद 166 में प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित कार्यविधि नियम के अनुसार सचिवालय का प्रशासन संचालित होता है। सचिवालय नियमावली के 2 भागों में सरकारी काम संचालन की विधि तथा विभिन्न अधिकारियों की भूमिका आदि निहित है। इस नियमावली में समय समय पर संशोधन, परिवर्धन, अपडेट करने का कार्य भी इसके प्रशासन सुधार विभाग के द्वारा किया जाता है। सचिवालय के प्रत्येक भाग को विभिन्न प्रकार के अनुभागों में विभाजित किया जाता है और वो अनुभाग का जो अधिकारी होता है उसे अनुभाग अधिकारी के नाम से संबोधित किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रशासनिक जो संचालन किया जाता है, प्रशासनिक व्यवस्था को जो संचालित किया जाता है उसकी एक व्यवस्थित रूपरेखा है और एक निर्धारण है जिसके द्वारा कि संगठन को संचालित किया जाता है। अब हम आते हैं कि इसके आलोचनाओं पे राज्य सचिवालय के, जिसमें कुछ बिंदु महत्वपूर्ण हैं, जैसे इसकी कार्यप्रणाली और आंतरिक प्रशासन की समय समय पर जो आलोचनाएं की जाती हैं उसमें प्रमुख है कि सचिवालय में नोट प्रणाली अनेक वर्षों से चली आ रही है। इससे फाइल पर कनिष्ठ द्वारा जो मत लिखा जाता है वह अपने विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए संबंधित उच्च अधिकारी तक पहुंचता है, फिर उसके बाद उच्च अधिकारी जो उस पर नोटिंग डालते हैं उसके हिसाब से फिर नीचे पहुंचता है, फिर उसकी क्रियान्विति होती है। इससे जो कार्य प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी हो जाती है और किसी भी कार्य को संपन्न करने में बहुत समय लग जाता है। तो ये एक थोड़ी विलंबकारी प्रक्रिया से लगती है। दूसरी आलोचना ये की जाती है कि यहाँ पर सत्ता का बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण पाया जाता है। जो उच्च अधिकारी है वो सत्ता को अपने पास ही रखना चाहते हैं और इससे कोई भी कार्य संपन्न करने में और ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसमें भी थोड़ा सा सुधार किया जाना चाहिए। विकेंद्रीकरण जो व्यवस्था है उसको प्रभावी रूप में लागू किया जाना चाहिए।
अगली जो आलोचना की जाती है वो ये है कि जो सामान्य अधिकारी निदेशालय के तकनीकी अधिकारियों के प्रस्तावों निर्णयों की बारीकी को समझे बिना उसमें संशोधन कर देते हैं या रोक टोक लगाते रहते हैं, जिससे तकनीकी अधिकारियों के भी आत्मसम्मान पर उन पे ठेस पहुंचती है कि भाई सामान्य उनके कार्यों को किस तरह से अड़ंगा लगा रहे हैं और उनको जानकारी नहीं है और अड़ंगा लगा रहे हैं। तो इसके लिए भी कोई ठोस ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि तकनीकी अधिकारी स्वतंत्र होकर के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। अगली आलोचना की जाती है कि जो तकनीकी अधिकारियों की भी तकलीफ़ होती है कि सामान्य स्टाफ जो है बहुत ज़्यादा उनके कार्यों में मीन मेख निकालता रहता है। और एक अगली जो आलोचना की जाती है वो ये है कि सचिवालय में जो ईमानदारी, दक्षता, कुशलता के स्थान पर सत्ता की अनुकूलता का गुण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी निर्णय चाहे वो कितना भी जनहितकारी क्यों ना हो, अधिकारियों को पुरस्कृत करने की जगह उन पर दंड का कारण बन जाता है कई बार। तो इससे भी जो अन्य अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी गण होते हैं उनमें कार्य के प्रति एक क्षोभ पैदा होता है, वो कार्य करने से दूर हटने लगते हैं। इसके अलावा जो आलोचना की जाती है धन का अपव्यय, सचिवालय की आलोचना का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है। जब एक नई योजना स्वीकृत की जाती है तो उसके संबंध में जो खर्च, फर्नीचर, कर्मचारी, उन पर बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। वास्तविक योजना को उतनी गति नहीं मिल पाती जितनी की मिलनी चाहिए। इसके पूर्व जो योजनाएं होती हैं वो उसका जो भी व्यय किया गया रहता है वो बेकार हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि और विभिन्न प्रकार की और समस्याएं हैं जिनसे कि कर्मचारी और अधिकारी वर्ग हमेशा परेशान होते रहते हैं, व्यथित होते हैं। तो उन समस्याओं को दूर करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। अब हम आते हैं प्रशासनिक सुधार की ओर, सचिवालय के प्रशासनिक सुधार की ओर, कि राजस्थान सचिवालय की कमियों को दूर करने तथा संपूर्ण कार्य प्रणाली को अधिक कुशलता से दक्षता हेतु समय समय पर प्रशासनिक सुधार समितियों का गठन किया जाता रहा है, जिन्होंने अपने सुझाव भी दिए हैं। और इन जो समितियां हैं इनके द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं उन सुझावों को भी दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जैसे 6 जून 1992 को और इसके बाद 95 को भी दिया था सुझाव कि नियमों का सरलीकरण किया जाए, शक्तियों का प्रत्यायोजन अर्थात विकेंद्रीकरण को अपनाया जाना चाहिए, और वन तथा पर्यावरण, श्रम एवं रोजगार, लोक उद्यम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो खेल विभागों में कुछ जो है संशोधन किए जाने चाहिए। बनोट समिति के सुझावों को क्रियान्वित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि राज्य सचिवालय के द्वारा अपने दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वहन किया जा सके, उसके कार्यों को गति मिल सके। तो उम्मीद है कि राज्य सचिवालय का संगठन और कार्य आपको समझ में आ गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का टॉपिक मैं यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।